नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की। मौजूदा विद्युत कनेक्शन पर मुफ्त में लगेंगे स्मार्ट मीटर। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। बिना किसी शुल्क के अब घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। भारत सरकार की संस्था NABL इसके लिए रैंडम चेकिंग कर रही है। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले किए जा रहे 3 टेस्ट CPRI और ERDA टेस्ट पास होने के बाद ही मीटर खरीद होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अब पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है, जिस आदेश के तहत अब उत्तर प्रदेश में मौजूदा विद्युत कनेक्शन पर मुफ्त में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। बिना किसी शुल्क के सभी घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। भारत सरकार की संस्था NABL इसके लिए रैंडम चेकिंग भी कर रही है। स्मार्ट मीटर लगाने से पहले किए जा रहे 3 टेस्ट CPRI और ERDA टेस्ट पास होने के बाद ही मीटर खरीद होगी। तो अब उत्तर प्रदेश में सभी घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाने की तैयारी है। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं मथुरा के थाना गोविंद नगर के डिग गेट फाटक के पास रहने वाली एक लड़की को आसिफ कुरैशी ने राहुल बनकर प्रेम जाल में फंसाया और अब उसके फोटो वायरल कर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लड़की और उसके परिजनों का कहना है कि लड़का आसिफ दुकान पर आता था और लड़की के सामने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता था और उसने अपना नाम आसिफ कुरैशी की जगह राहुल बताया था। लड़की के परिजनों ने इस मामले में थाना गोविंद नगर को लिखित शिकायत भी दी है। वहीं पीड़ित परिवार की मदद के लिए हिंदूवादी संगठन के लोग आगे आए हैं और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो मथुरा से पूरा मामला लव जिहाद का, जिसमें एक लड़का आसिफ कुरैशी नाम का वो राहुल बनकर एक लड़की को उसने पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगा। मथुरा के थाना गोविंद नगर के डिग गेट फाटक के पास रहने वाली एक लड़की को आसिफ कुरैशी ने राहुल बनकर पहले प्रेम जाल में फंसाया और अब उसके फोटो वायरल कर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लड़की और उसके परिजनों का कहना है कि लड़का आसिफ दुकान पर आता था और लड़की के सामने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता था और उसने अपना नाम आसिफ कुरैशी की जगह राहुल बताया था। लड़की के परिजनों ने इस मामले में थाना गोविंद नगर को लिखित शिकायत भी दी है। वहीं पीड़ित परिवार की मदद के लिए कई हिंदूवादी संगठन आगे आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी बीते दिन ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है लव जिहाद को लेकर, जो कानून है उसको संशोधित करते हुए जो दायरा है उसका बढ़ाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से मथुरा से पूरा लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़का अपनी पहचान छुपाकर नाम आसिफ कुरैशी और राहुल बताकर एक लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाता है, क्या कुछ ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, जो है रिया, ये मामला जो है एक इसी तरीके से लव जिहाद का सामने आ रहा है, क्योंकि रात में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है थाना गोविंद नगर में और इस पर जो है लड़की का साफ तौर पर कहना है, जो पीड़ित है, कि एक लड़का है जिसने अपना नाम राहुल बताया था और अपने को हिंदू समाज का बताया था और वो लड़का जो है कोसी कला का रहने वाला है, जिसको लेकर काफी परिवार में रोष दिखाई दिया और तमाम हिंदूवादी संगठन के जो नेता हैं वो आ गए और वो लड़की का साफ तौर पर कहना है कि कुछ उसके फोटोज और वीडियो इसने बनाई थी जो कि वायरल करने की धमकी देता है और आए दिन उसको जो है बिल्कुल जो थाना को गोविंद नगर है उसके पास में ही उसकी दुकान है लड़की की, वहां आकर जो है उसको परेशान करता था और कहता था कि मैं जो है अपने हाथ काट लूंगा, अपना तेरे परिवार वालों का मर्डर कर दूंगा। तो ये सब लड़की के और उसके परिजन के जो है साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो है लड़का हमें ज्यादा परेशान करता था
और हमसे कहता था कि मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में बाद में खुलासा कैसे हुआ कि लड़के का असली नाम राहुल नहीं बल्कि आसिफ कुरैशी है? परिवारजनों ने जब इसकी जानकारी करी और उस लड़की ने काफी वो भयभीत रही और उसने बताया कि ये लड़का उसी कला का है, क्योंकि एक दो बार लड़की उसके साथ में गई भी है। जैसा बताया जा रहा है कि लड़की एक दो बार उसके साथ गई है, उसके साथ में गलत काम हुआ है, तो उस लड़के का कहीं ना कहीं आधार कार्ड होगा या कोई भी ऐसी चीज है जिससे उसका राज खुला है कि वो लड़का राहुल ना होकर आसिफ कुरैशी और कोसी कला का रहने वाला है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर? जी, पुलिस ने देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में पुलिस ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। लड़के की भी संभवतः आजकल में गिरफ्तारी हो जाएगी और जो भी इसमें और लोग सम्मिलित होंगे उनकी भी गिरफ्तारी जो है संभव होगी, क्योंकि सबसे मेन जो है उस लड़के ने अपना धर्म छुपाकर और उस लड़की को जो नाम बताया है, जैसा कि लड़की का आरोप है और लड़की के परिजनों का आरोप है कि नाम जो बताया है उसने और अपने धर्म को बदलकर जो नाम बताया है, उसको जान से मारने की धमकी, फोटो उसके वायरल करने की धमकी जो दी गई है, उसको लेकर और मोहम्मद फारूक, खास बात यही कि इसी मॉनसून सत्र में अब की बार जो लव जिहाद को लेकर जो सख्त कानून है जिसको संशोधित किया गया वो भी पास हुआ है। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस तरीके के लव जिहाद के मामलों में कार्रवाई की जाएगी और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान उस कानून में किया गया है। रिया, तो इसको लेकर जो है काफी हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश फैल गया और रात को 1 बजे हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना गोविंद नगर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और अब देखिए इस पर जो है बड़ी कार्रवाई होने की संभावना भी नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर एक्शन भले ही लिया है, मोहम्मद फारूक क्या माना जाए आगे किस तरह से और एक्शन इस मामले में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का ये मैसेज है लगातार कि इस तरीके के अगर मामले आएंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कानून में संशोधन किया गया है कि लव जिहाद के अगर कोई मामले आते हैं, क्योंकि बिल्कुल, यानी कानून को और सख्त यहाँ पर बनाने की कोशिश। जिस तरह से 10 साल तक की जो सजा थी, अब अगर कोई भी लव जिहाद जैसे मामलों में आरोपी पाया जाता है तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और उसके बाद इस तरह से मामला आना सामने अपने आप में यही चीज दर्शाता है कि ऐसे मामले सामने आते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा गंभीर और सख्त कदम उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मोहम्मद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर हापुड़ से है, जहां एक सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हुई है और 1 दर्जन से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िया घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी कांवड़िए गाजियाबाद के टिबाना गांव से के रहने वाले हैं और कांवड़ और गंगाजल लेने गढ़ ब्रिज घाट जा रहे थे। इस दौरान बाबूगढ़ क्षेत्र में इनका टैंकर अनियंत्रित हो गया, जिसमें टैंकर के पीछे लगी हुई 3 ट्रॉली में से 1 ट्रॉली पलट गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ घायलों को हापुड़ के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है और कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसा बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के NH 9 पर हुआ है। ठीक हो जाएगा आप खोलिए, आप खोल, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हापुड़ से पूरा मामला, जहां 2 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए इस हादसे में घायल हो गए हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर का। शक्ति, क्या कुछ ये पूरा मामला है और आखिर कैसे 2 कांवड़ियों की इसमें जान चली गई? NH9 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में NH9 पर यह हादसा हुआ है। गाजियाबाद के डिवाना गांव के कुछ कांवड़िया जल लेने बहापुर के तीर्थ नगरी ब्रजघाट जा रहे थे। जैसे ही ये लोग NH9 पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो जाती है और इस ट्रैक्टर के पीछे 2 से 3 ट्रॉलियां बंधी हुई थी। बताया जा रहा है जिसमें ये कांवड़िया सवार थे, वह ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट जाती है, जिसमें 2 कांवड़िए चिराग और सौरभ की मौत हो गई है और करीब 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए घायल हुए, जिनमें से गंभीर घायलों को मेरठ रेफर कर दिया गया है और कुछ घायल कांवड़ियों को उपचार के लिए हापुड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी रिया। शक्ति, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? जैसा आपने बताया 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? कैसी स्थिति उनकी अभी? बिल्कुल रिया, जो हमारी डॉक्टर से चिकित्सकों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इसमें कुछ लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, बाबूगढ़ थाना इंस्पेक्टर विजय गुप्ता खुद मौके पर पहुंचे थे और घायल कांवड़ियों को पुलिस के साथ अस्पताल में भर्ती कराया था। जिनकी स्थिति नाजुक थी उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया, लेकिन इसमें बड़ी दुखद बात ये निकल कर आई है कि इसमें 2 कांवड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। प्रशासन की तरफ से शक्ति किसी तरह के मुआवजे का अभी फिलहाल ऐलान? बिल्कुल बता दें, अभी फिलहाल जो इनके परिजन हैं वो लोग पहुंच रहे हैं। जो कांवड़िया थे ये दीवाना के रहने वाले थे, गाजियाबाद के, और इस हादसे में 2 चिराग और सौरभ की मौत हो गई है। अभी फिलहाल परिजन पहुंचेंगे, प्रशासन के अधिकारियों से उनकी क्या बात होती है, कोई राहत दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हापुड़ से खबर, जहां कांवड़ियों से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है। इस हादसे में 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना हुई, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद बना हुआ है। आज कांवड़ यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार और संगठन के बीच कलह सामने आई है। विधानमंडल में दिखाई दी ये कलह। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में नजूल जमीन विधेयक पेश किया था, जिसे विधानसभा से पास भी करा दिया गया, लेकिन विधान परिषद में ये विधेयक फंस गया है। विधान परिषद में जिस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस विधेयक को पेश किया, उसी दौरान विधेयक परिषद के सदस्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की। उसके बाद विधान परिषद के सभी सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को भेजने का फैसला ले लिया। अब इस मुद्दे पर अपना दल एस की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने साफ शब्दों में अपनी बात कहते हुए कहा कि व्यापक विमर्श के बिना लाया गया नजूल भूमि संबंधी विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के खिलाफ भी है। तो उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच की अंतर्कलह अब साफ तौर पर विधानसभा और विधान परिषद में भी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में नजूल जमीन विधेयक पेश किया था, जिसे विधानसभा ने तो पास कर लिया, लेकिन विधान परिषद में इस बिल को ये विधेयक वहां पर फंस गया। विधान परिषद में जिस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस विधेयक को पेश कर रहे थे, उसी दौरान विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की। इस दौरान अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का भी बयान इस पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह विधेयक गैर जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से सरकार और संगठन के बीच की जो कलह है, अब वो विधानसभा और विधान परिषद में भी साफ तौर पर नजर आ रही है। जहां विधानसभा में नजूल भूमि संबंधी जो विधेयक है वो
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार और संगठन के बीच कलह सामने आई है। इस दौरान विधानमंडल में यह कलह साफ तौर पर नजर आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में नजूल जमीन विधेयक पेश किया था, जिसे विधानसभा से तो पास करा लिया गया, लेकिन विधान परिषद में यह विधेयक फंस गया। विधान परिषद में जिस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस विधेयक को पेश कर रहे थे, उसी दौरान विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की। उसके बाद विधान परिषद के सभी सदस्यों ने उसे प्रवर समिति को भेजने का फैसला ले लिया। अब इस मुद्दे पर अपना दल एस की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने साफ शब्दों में अपनी बात कहते हुए कहा कि व्यापक विमर्श के बिना लाया गया नजूल भूमि संबंधी विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के खिलाफ भी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक का। प्रियम पाठक, जिस तरह से सरकार और संगठन के बीच की जो कला है, अब वो बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से जरूर इस तरीके की जो आपकी मनमुटाव की चीजें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं और अब जो विरोध है वो खुल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो विधेयक पेश किया गया था उसका उन्होंने विरोध किया है। बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने जो लिखा है कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना ये लिया गया जो विधेयक है, मेरा स्पष्ट मानना है कि विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से पूरा इन दिनों मामला चल रहा है, तो उस पर अभी फिलहाल जो है इस चूंकि ये जो विधेयक था इसको विधानसभा से पास कर दिया गया है, लेकिन विधान परिषद के अंदर वो अभी पास नहीं हो पाया है। 2 महीने के अंदर माना जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी और उसके बाद इस जो सिलेक्ट कमेटी अपनी जो रिपोर्ट देगी उसके बाद ये विधेयक फिर से आएगा और उसमें माना जा रहा है कि विधान परिषद में इसको पास किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि अंतर कला और आपसी विरोध जो है वो कहीं ना कहीं खुल के सामने आने लगा। बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से एक तरफ भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का मांग वहां पे की, उसके बाद अनुप्रिया पटेल का भी जिस तरह से बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इस विधेयक को गैर जरूरी बताया, किस तरह से देखे इसे? बिल्कुल, देखिए चूंकि अलग अलग विधेयक आते हैं तो चर्चा की जाती है, विचार विमर्श की जाते हैं, हमेशा इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी की तरफ से जो सहयोगी दल है, अपना दल हो या फिर खुद उनके अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने इस पर जब इस तरीके से व्यापक चर्चा की जो मांग करी, प्रवर समिति को इसको भेजने की बात कही, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सबको हैरान करने वाला जरूर लगा। लेकिन माना जा रहा है कि जब प्रवर समिति के साथ सिलेक्ट कमेटी जो अपनी 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी तो उसके बाद इसको विधान परिषद से भी पास किया जाएगा। फिलहाल प्रियम, अगर यूपी की मौजूदा स्थिति देखें, ना ही बीजेपी संगठन में सब कुछ ऑल इज वेल दिख रहा है, ना ही एनडीए में। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से चुनावी परिणाम आए हैं उसके बाद से जरूर इस तरीके की तस्वीर जो है वो सामने आई है, देखने को मिली है। दोनों डिप्टी सीएम के साथ में सीएम की मीटिंगों में शामिल ना होना, फिर दिल्ली जाना, वहां पर जाना और अलग अलग तरीके से बयानबाजियां होना। केशव प्रसाद मौर्य का बार बार ये कहना है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो ये कहीं न कहीं अंदरूनी जो विरोधाभास है वो उसके तौर जो है कहीं ना कहीं जरूर मुखर हुए हैं और इसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो ये जो तस्वीरें हैं वो हमको देखने को मिली हैं, चाहे वो कैबिनेट बैठकें रही हों। हालांकि अभी जरूर जो लास्ट कैबिनेट बैठक हुई उसमें शामिल होने के लिए केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दोनों ही लोग पहुंचे, क्योंकि उससे पहले वो दिल्ली गए थे और माना जा रहा था कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया है और कहा है कि आपस में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका गलत संदेश जनता के बीच में जाता है, साफ तौर पर उसका नुकसान आने वाले समय में चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ सकता है और क्योंकि आने वाले दिनों बिल्कुल, यानी नजूल भूमि विधेयक को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी हो या जिस तरह से विधानमंडल में ये विधेयक फंसता हुआ नजर आया, साफ तौर पर यही कह सकते हैं कि बीजेपी में अभी फिलहाल ऑल इज वेल कुछ नहीं है। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात अब देहरादून की कर लेते हैं। लगातार आपदा की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश में आई आपदा की समीक्षा इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। आपदा की समीक्षा पीएम मोदी भी कर रहे हैं। पीएम कार्यालय
ने पूरी तरह से हालातों की जानकारी ली। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के विमान भेजे गए हैं। चिनूक हो MI-17 रवाना किया गया है। 3 टैंकरों को भी भेजा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने सहायता का आश्वासन दिया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्थिति की जानकारी ली है। तो उत्तराखंड में जिस तरह से अब बारिश का कहर बरप रहा है, अब ऐसे में पीएमओ भी पूरी तरह से स्थिति की निगरानी कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धनराज गर्ग का। धनराज, अगर बात करें जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार स्थिति अभी फिलहाल खराब बनी हुई है, वहीं पीएमओ कार्यालय भी पूरी तरह से स्थिति की निगरानी कर रहा है। बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार जो बारिश बरसी है और उसका कहर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि तमाम उत्तराखंड के अंदर हम देखें तो, क्योंकि आप देखिएगा कि केदारनाथ में बादल फटा था, वहाँ पर किस तरीके से तबाही बादल फटने के बाद मची थी और उसके साथ ही घनसाली के अंदर भी बादल फटा था। लेकिन वही देखिएगा कि जहाँ पर केदारनाथ की मैं बात करूँ तो लगभग 3000 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और जिनको निकालने का काम लगातार जो टीमें हैं वो कर रही है। रेस्क्यू अभियान लगातार पर जारी है और अभी तक बारिश तो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और मैं यदि हम बात करें पूरे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इस आपदा से लगभग 11 मौतें भी हो चुकी है, क्योंकि आपदा सचिव जो है विनोद कुमार सुमन, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 11 मौतें अभी तक पूरे उत्तराखंड के अंदर हो चुकी हैं और आगे इस तरह की मौतें ना हो उसके लिए लगातार प्रशासन भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि केदारनाथ में जिस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए केंद्र से भी मदद मांगी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध के बाद धनराज, जिस तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ तो तैनाती है और जिस तरह से अभी फिलहाल स्थिति है केदारनाथ में, जैसा आपने भी कहा कि 3000 के करीब लोग वहां फंसे हैं और केंद्र की तरफ से मदद भी की गई है। चिनूक और MI-17 भेजे गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, क्या स्थिति वहां पर? बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ है वहाँ पर जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि देर रात ही वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलता हुआ नजर आया था और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो चिनकू और MI की बात की है वो भी वहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अब रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई गई है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और अभी तक 2200 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है और लगातार यही प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं, लगभग 800 के करीब लोग अभी वहाँ पर फंसे हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी उनको निकाल भी जाएगा। लेकिन मौसम कहीं ना कहीं वहाँ पर बाधा जरूर रेस्क्यू अभियान में बन रहा है, क्योंकि लगातार बारिश से वहाँ पर हो रही है। प्रशासन को ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्य है रेस्क्यू अभियान है उसको करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी धनराज जिस तरह से राज्य सरकार तो पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी हुई है, वहीं अब केंद्र भी एक्टिव हो गई है और पीएमओ की तरफ से लगातार उत्तराखंड की हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अफशा अंसारी पर मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं। इस बीच डीआईजी आजमगढ़ रेंज विभाग वैभव कृष्ण ने अफशा अंसारी सहित 5 अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि सभी फरार चल रहे आरोपियों के ऊपर मऊ के अलग अलग थानों में गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये सभी अलग अलग समय से फरार चल रहे हैं। तो आजमगढ़ के डीआईजी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 50,000 के इनाम की घोषणा कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2023 में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोंसले की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय आयोग ने निष्कर्ष निकाला है। यह हत्या पूर्व नियोजित साजिश थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। आयोग की जांच में पुलिस या राज्य तंत्र की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसके बाद यूपी कैबिनेट ने इसे जांच रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने की मंजूरी दी थी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।